नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा एसआई भर्ती 2025 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको बताने वाले हैं। जैसे कि इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और वैकेंसीज इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ये जो वैकेंसीज है इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले हैं। यानी अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वैकेंसी का को कब रिलीज किया गया था, इसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, तो 28 मई 2025 को ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और उसके 2 दिन बाद ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट भी कर दिया गया था। यानी कि 30 मई से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2025 तक है। तो 30 जून के पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। और एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट की बात करें तो अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला गया है। तो जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज हम लोग समझेंगे। तो कैटेगरीज वाइज अगर हम देखें तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 19 है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि जो 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, उसके लिए 7 यहाँ पे सीट दिया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए कोई यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, 0-0 देखने को मिल रहा है। और ईबीसी की बात करें यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 सीट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और वुमेन के लिए कोई सीट नहीं है। वहीं पे अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, ठीक है, तो बैकवर्ड क्लासेस में 9 सीट देखने को मिल रहा है और वुमेन के लिए 3 सीट, ठीक है। बीसी में फीमेल की अगर हम बात करें तो 0-0 है। और वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 3 जो सीट है और रिजर्व जो महिलाएं हैं 35% के अंतर्गत आने वाली, उनके लिए 1 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 33 है और मतलब 33 हो जाएगा टोटल, और इसमें 11 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। तो आई होप आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको कितने फ़ी को पे करना होगा। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, रिजर्व से हैं, चाहे ईबीसी से हैं, बीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और आप बिहार के निवासी हैं तो आपको 700 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो 700 रुपये की अगर हम बात करें, या उसके अलावा जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट है या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट है जो कि बिहार के बाहर है, तो इन सब के लिए सारे कैटेगरी में 700 रुपये पेमेंट करने होंगे। और एससी एसटी जो कि मेल कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट हैं बिहार के, एससी एसटी में आते हैं, उनको मात्र 400 रुपये देने होंगे। यानी कि ये रिजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 400 रुपये ही देने होंगे। और जो भी फीमेल है यानी कि बिहार की कोई भी महिला, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में लाइज करती हैं, उनको भी सिर्फ मात्र 400 रुपये पे करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के रूप में उन्हें मात्र 400 रुपये देने होंगे। थर्ड जेंडर की बात करें तो जो भी बिहार से आती हैं किसी भी कैटेगरी में, उनको भी 400 रुपये देने होंगे। तो ये था फ़ी का, यानी कि 700 और 400 है। 700 और 400 समझ में आ गया किसको किसको लगने वाले हैं। और मोड ऑफ़ पेमेंट की बात करें तो इसमें क्या मोड रहने वाला है, तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर रुपए डेबिट कार्ड है, तो इन सब के माध्यम से आप इस के पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट के बारे में समझ में आ गया कितना करना है और कैसे करना है। अगर आपको दिक्कत होता है कहीं भी, मान लीजिए आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइएगा और वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई करवा लीजिएगा, ठीक है। और या फिर वहीं से आप डायरेक्ट पेमेंट करवा लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो इसमें अगर हम बात करें तो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो हाइट चेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट दोनों का मेजर होगा, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए किया जाएगा। तो पुरुष की बात करें तो 165 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका हाइट होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फिजिकली। और जो महिला है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, उनका 150 से ज़्यादा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट होना चाहिए। वहीं अगर हम चेस्ट की बात करें तो जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है, यानी कि इसमें सिर्फ पुरुषों के लिए ही मेजरमेंट होगा। और इसमें जो मिनिमम होगा, यानी कम से कम आपका जो चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना होगा, और जो कि आपको 84 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना होगा, ठीक है, कम से कम 84 सेंटीमीटर तक फुलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कि आपको नॉर्मली अगर 82 सेंटीमीटर चेस्ट है, ठीक है, 82 सेंटीमीटर है, तो आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना ही है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको करना है। यानी कि आपको 87 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके लिए
क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप फिजिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विकलांग, ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में कि इनके लिए फिजिकली क्या क्या रखा गया है। तो इनके लिए जो भी शारीरिक मापदंड और परीक्षा है वो पिछड़े वर्ग के बराबर माने जाएंगे। जो भी मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो भी चीज़ें हैं सेम टू सेम इनके लिए विकलांग, ट्रांसजेंडर या फिर थर्ड जेंडर के लोगों के लिए रखा गया है। और यह जो नियम है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय की अधिसूचना जो कि 25/9/2020 को पारित हुआ था उसके अनुसार रखा गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो किस कैटेगरीज का कितना एज लिमिट दिया गया है, किसको कितना छूट मिल रहा है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर मिनिमम एज की बात करें तो सारे जो भी मतलब कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करेंगे कम से कम उनका उम्र 21 साल होना चाहिए। तो छूट आपको कहाँ मिलने वाला है, मैक्सिमम एज में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो मैक्सिमम जो एज है वो 1/8/2020 के हिसाब से 37 साल होना चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी में जो फीमेल आती है, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो 40 साल होना चाहिए। तो मेल और फीमेल में यहाँ पे 3 साल का गैप देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तो इनका जो मैक्सिमम एज होगा वो 40 साल होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो एज होगा 40 साल दिया गया है। वहीं पे SC ST की अगर हम बात करें, इसमें दोनों ही कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका जो मैक्सिमम एज होगा वो 42 साल होगा। कितना होगा, 42 साल होगा। यानी कि उनको नॉर्मल जो है जनरल वाले मेल कैंडिडेट हैं उनसे 5 साल ज़्यादा उनका छूट मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट है। अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो उसको एप्लीकेशन फीस से लेकर एज लिमिट में हर जगह उसको छूट मिल रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर पुश लगाता है, थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत करता है तो ईजिली सिलेक्ट हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइट करना होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना होगा कट ऑफ में मेरिट लिस्ट में आने के लिए, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो भी आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से उन्हें भाई अच्छे से मेहनत करना ही होगा। अब हम इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो उम्र की जो गणना होगी, ठीक है, वो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा, तो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो ये 1/8/2020 के अनुसार की जाएगी। बिहार सरकार की कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्ष पूरा कर लिए हैं, उन्हें उच्चतर वेतनमान की सेवा प्रवर्ग में जाने हेतु अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के समतुल्य अतिरिक्त छूट दी जाएगी, बशर्ते कि कट ऑफ तिथि को उनकी वास्तविक उम्र 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। इस अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और तो इसका फ़ायदा लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन को आप फुलफ़िल करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं पे अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन आखिरी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो बिहार पुलिस जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है 3 चरण में शामिल है। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और लास्ट में होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आप सभी को बता दें कि इस भर्ती के लिए जो शारीरिक जांच है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, वहाँ पे आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, बस आप वहाँ पे क्वालिफाई हुए बस आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अर्थात इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप फिजिकली अनफिट होंगे तो वहीं पे आपको हटा दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। और तो इसको समझ में आ गया कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो किसके बेस पे बनेगा, तो आपका जो रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू है इसके बेस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।